हेलो दोस्तों, पीसीएस अभ्यास के ऑनलाइन स्टडी प्लेटफॉर्म में मैं निशांत आप सभी का स्वागत करता हूं। और संक्षिप्तकियाँ हमको पता है कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं और आपको बता दें कि इस बार की संक्षिप्तकियाँ तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो मैं एक शॉर्ट नोट्स बनाया था, तो थोड़ा समय कम है तो इसको टाइप नहीं कर पाया हूँ, तो मैंने सोचा यार कि क्यों ना शॉर्ट नोट्स से अपना ले जाके आप लोग को करा दे रहा हूँ। ठीक है, तो हो सकता है किसी को लगे कि थोड़ा सा प्रेजेंटेशन बढ़िया नहीं लग रहा है, तो भाई उसके लिए थोड़ा माफ़ कर देना, क्योंकि अब इसको करने में मुझे लगभग 3-4 घंटे के टाइम चले जाएंगे। ठीक है, बाकी कंटेंट बहुत ही बढ़िया है, संक्षिप्तकियाँ तैयार कर जाओ। आय दृष्टि जब आएगी तो बची चीज़ हम लोग उस समय कर लेंगे। सबसे बड़ी बात, इधर जिन लोगों ने क्लासेस को फॉलो किया होगा ना, जब इस बार आय दृष्टि पढ़ोगे तो आपको बहुत मजा आने वाला है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें आपने पढ़ लिया है तो कहीं दिक्कत नहीं आएगी समझने में, आपकी स्पीड तेज रहेगी। तो बातचीत नहीं, आगे बढ़ाते हैं क्लास को एक इन्फॉर्मेशन के साथ, जो कि बहुत जरूरी इन्फॉर्मेशन है। इस बार 15 तारीख को यानी 15 सितंबर को पीसीएस अभ्यास अपना दूसरा ओपन टेस्ट करा रही है। इस ओपन टेस्ट में अब तक ऑनलाइन 3000 प्लस लोग रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं। रजिस्ट्रेशन बिल्कुल मुफ्त है। स्क्रीन पे आपको पीसीएस अभ्यास का नंबर घूम रहा होगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा। आपको करना क्या है कि मैसेज कर देना है और वहां से आपको रजिस्ट्रेशन के लिए जो भी डिटेल्स है वो भेज दे जाएंगे। विशेषकर गोरखपुर वाले एकदम दिमाग में रखो कि भैया आपका जो पेपर है वो ऑफलाइन है, आप लोग ऑफलाइन जरूर आओ। जिन दोस्तों को मिलना होगा तो हम लोग ऑफलाइन आओ, वहीं मिलजुल के जो भी बातचीत करना होगा बातचीत कर लेंगे। ठीक है, आपके नजदीक में जो भी आपके दोस्त पेपर दे रहे हो उनसे जरूर एक बार कहिए कि ओपन टेस्ट देने आए। ओपन टेस्ट पूरी तरीके से हमने और रमन सर ने बनाया था, बहुत बेहतरीन बनाए हैं। ठीक है, वन ऑफ द बेस्ट टेस्ट बनाए हैं। जो कमी बेसी रहेगा वो हम बात कर लेंगे सेंटर के बाद। तो चलिए, ये बात था कर लिए, अब हम लोग अपने टॉपिक पे आते हैं। देखो, इस बार मैंने क्या किया कि खेल घटनाक्रम में मैंने ओलंपिक्स और पैरालंपिक्स को शामिल नहीं किया। इसके पीछे का रीजन है, वो तो वास्तव में बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, तो उसको हम लोग क्या करेंगे, आय दृष्टि आएगी तो वहां कर लेंगे। हमारे लिए क्या होता है ना, देखो हमको सेकेंडरी जाना होता है। ठीक है, कि दूसरा कौन इंपॉर्टेंट है, तीसरा कौन इंपॉर्टेंट है, चौथा कौन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो पहला सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना, वो तो सबको पता है, वो आयोग को भी पता है, ये तो पढ़ के आया होगा। ठीक, अब देखो, अभी हमको पता है कि सुनील छेत्री जी, आप लोग जानते होंगे, सुनील छेत्री जी ने संन्यास की घोषणा की है। ये हमारे फुटबॉल खिलाड़ी रहे हैं। अब ये सारी बात तो आप सब भी जानते होंगे, अभी रिसेंट में उनका इंटरव्यू वायरल हुआ है बहुत ज्यादा। इंपॉर्टेंट बातें ये है कि ये टोटल 145 मैचेस खेले हैं, 145 मैचेस खेले हैं, और इस 145 मैचेस उन्होंने 94 गोल्स किए हैं। अब इन 94 गोल्स में एक अच्छी बात क्या इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, वो ये इंपॉर्टेंट है कि ये टोटल गोल्स का चौथे रैंक पे, गोल्स के मामले में इनका 4th रैंक है। ठीक है, 4th रैंक है। तो एक तो पेपर में आ सकता क्वेश्चन कि भैया गोल्स के मामले में इनकी कौन सी रैंक है, तो चौथी रैंक है। इन पद्मश्री से ये सम्मानित हो चुके हैं। अर्जुन पुरस्कार इनको पहले दिया जा चुका है, और 2021 का जो खेल रत्न पुरस्कार है वो भी सुनील छेत्री जी को मिला था। तो बहुत ढेर सारी बधाइयां सुनील छेत्री जी को। ठीक है, और यहां से हम लोग आते हैं सेकेंड, अभी आईसीसी अध्यक्ष के ऊपर क्वेश्चन बनेगा। हमको पता है 99% लोग एक चीज बस याद करके बैठे हैं, और जो चीज वो याद करके बैठे, मेरा मानना हो सकता है वो क्वेश्चन आए या आ जाए तो फिर गौड़ बात हो जाएगी आपके लिए, क्योंकि ये क्वेश्चन सब लगा लेंगे, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी या फेसबुक यूनिवर्सिटी वाले भी लगा लेंगे। आंसर होगा जैसा। आपने क्या याद किया होगा कि भाई आईसीसी का वर्तमान अध्यक्ष कौन बना, तो हमको पता है जैसा आजी बने। इंपॉर्टेंट ये उतना नहीं है कि जैसा आजी बने, इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि इसके पहले किसका जगह वो लेंगे। तो ग्रेग बार्कले, ध्यान देना, ग्रेग बार्कले जो कि इनका स्थान लेंगे कौन, जैसा, और ये पूर्णतः निष्पक्ष जीत गए जैसा जी। ठीक है, तो ग्रेग बार्कले का ये क्या करेंगे, जगह लेंगे। इंडिया आईसीसी में कब शामिल हुई थी, तो इंडिया आईसीसी में 1932 वर्ष 1932 में भारत आईसीसी का मेंबर बना था। ठीक है, जैसा का कार्यकाल कब से शुरू होगा, तो 1 दिसंबर 2024 से होगा। ये एग्जैक्ट डेट याद कर जाओ। ठीक है, क्योंकि कोई भारतीय बन रहा है तो हमारे लिए एक उपलब्धि है। ओके, जैसा जी के बारे में, बीसीसीआई के इसके पहले क्या है, 2019 से ये सेक्रेटरी है, और एसीसी के अभी ये क्या बना गया, एसीसी के 2021 से क्या है, अध्यक्ष है या सेक्रेटरी है, ये कमेंट कर दो आप लोग। तो आपको याद क्या करना है, यहाँ पे ग्रेग बार्कले जी को याद करना है, ये इंपॉर्टेंट बात है। ठीक, और इसके पहले ये क्या थे, बीसीसीआई में क्या थे और एसीसी में क्या थे, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट रखता है। अब हमारे लिए नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट एक बहुत ही बेहतरीन अवार्ड है, वो है बॉल्कन एथलीट ऑफ द ईयर। बॉल्कन एथलीट ऑफ द ईयर चुने गए हैं कौन, तो नोवाक जोकोविच। नोवाक जोकोविच जी का नाम आप जो है सुनते रहोगे। ठीक है, ऑस्ट्रेलियन ओपन देख रहोगे, फ्रेंच ओपन देख रहोगे, विंबलडन देख रहोगे। तो ये जो
ठीक है, इसमें क्या है, आप अक्सर नोवाक जोकोविच जी का नाम सुनोगे, कभी विजेता तो कभी उप विजेता के तौर पे। अब बात क्या ना, चल भाई बता पहली बात कि नोवाक जोकोविच जी का संबंध किससे है, किस कंट्री से है। यानी ऑप्शन में मैं आपको दे रहा हूं, क्या रसिया से इनका संबंध है, रशिया से संबंध है, या बेलारूस से संबंध है, बेलारूस से संबंध है, या इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दो आप लोग। इंपॉर्टेंट बात यह है कि नोवाक जोकोविच जी को अभी इस बार फिर से बाल्कन एथलीट ऑफ द ईयर चुना गया है, और 8वीं बार। यहां पे टर्म्स दिखना, मैंने कहीं लगातार वर्ड नहीं लिखा है, याद रखना मेरी बात, मैंने कहीं लगातार वर्ड नहीं लिखा है। ये 8वीं बार होगा जब बाल्कन एथलीट ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया है, किसको, नोवाक जोकोविच जी को। लेकिन लगातार 8वीं बार नहीं दिया गया है, मतलब लगातार टर्म्स नहीं है, ये टर्म्स अपने दिमाग में रखना है। अब एक अगला जो टॉपिक है, अगला टॉपिक क्या है, T20 वर्ल्ड कप 2024। अच्छा, ये नोट्स जो है मैं अपना टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा। आप क्या करना, टेलीग्राम पे PCS अभ्यास सर्च करना, मैं अपने सारे कंटेंट को वहां पे शेयर कर देता हूं, तो ये नोट्स भी मैं वहां पे शेयर कर दूंगा, ठीक है। और गोचा हुआ नहीं, नॉर्मल नोट शेयर कर दूंगा, ताकि जिसको प्रिंट निकालना वो निकाल लेगा। ओके, तो T20 वर्ल्ड कप 2024। अब T20 वर्ल्ड कप 2024 के बहुत सारे फैक्ट्स आपको पता है भाई, मुझे तो पता है, आपने एक एक मैच देखा होगा, चाहे अपने देश का रहो या ना रहो। अब इंपॉर्टेंट बात क्या है, बारबाडोस इंपॉर्टेंट है। बारबाडोस में क्या हुआ, फाइनल मैच हुआ है, ठीक है, ध्यान देना, बारबाडोस के ब्रिज टाउन में, बारबाडोस के ब्रिज टाउन में क्या हुआ है, हमारा फाइनल मैच खेला गया। तो एक तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है कि ये इंपॉर्टेंट है बारबाडोस। अब एक बात क्या है, बारबाडोस आपको दिखना होगा कि कहां पे है, ठीक है। तो क्या कैरिबियन सी का कोई द्वीप है, ये कैरिबियन सी का क्या कोई द्वीप है बारबाडोस? यदि हां आपका आंसर यदि यस में जा रहा हो, तो पहला काम आपको क्या करना होगा कि कैरिबियन सी के कुछ और 2-4 और आपको आइसलैंड तैयार करना होगा, द्वीप को तैयार करना होगा। मैंने कराया है अपनी ज्योग्राफी के क्लासेस में। ओके, सेकेंड, फाइनल किसके बीच में हुआ, तो इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका, ठीक है, ये फाइनल खेले और भारत इसमें विजयी रहा। पूरी कहानी तो हम लोग जानते हैं। विजेता टीम को ध्यान देना, यहां पे क्या लिखा है, इसमें विजेता टीम को मिले हैं $2.45 मिलियन, यानी 20 करोड़ 36 लाख रुपए विजेता टीम को मिले हैं। अच्छा, ये पैसा केवल और केवल खिलाड़ी को नहीं मिलता है, ठीक है। सर्वाधिक रन किसने बनाया है, तो सर्वाधिक रन की बात हो या सर्वाधिक विकेट की बात हो, इस बार दोनों उपलब्धि अफगानी खिलाड़ी के ऊपर है। हालांकि विकेट में हमारा एक भारतीय खिलाड़ी भी शामिल है। तो अफगानी क्रिकेट के लिए हम लोग कह सकते हैं ये बड़ा ही गौरव का पल था। हालांकि ठीक है, वो आगे फाइनल्स में नहीं आते हैं, सेमीफाइनल्स में, वो एक अलग की बात है। लेकिन रहमानुल्लाह गुरबाज, केवल हम लोग गुरबाज का नाम याद करेंगे, गुरबाज, तो बैट्समैन, और बॉलर में फारूकी, ठीक है, गुरबाज और फारूकी। गुरबाज ने सर्वाधिक रन बनाया 281 रन, और फारूकी ने सर्वाधिक विकेट लिया 17 विकेट। हालांकि इनके साथ हमारे अर्शदीप जी भी शामिल हैं। पेपर में अगर क्वेश्चन आपसे ये दे दे कि भैया किसको प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट चुना गया, तो आप 17 विकेट सोच के प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट में अर्शदीप जी को मत जाना। प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट आप बताओ किसको दिया गया है, क्या रोहित शर्मा को दिया गया है? सेकेंड ऑप्शन, क्या विराट कोहली को दिया गया है? थर्ड ऑप्शन, क्या सूर्य कुमार यादव को दिया गया है, ठीक है, या फिर चौथा ऑप्शन जसप्रीत बुमराह को दिया गया है। चलो इसको बीपीएससी बना देते हैं। फिफ्थ ऑप्शन ले लो, एक से अधिक इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो ये ऑप्शन है, कमेंट कर दो। आप पीवाईक्यू अगर पढ़ रहोगे तो पहले रणजी ट्रॉफी के ऊपर भी क्वेश्चंस बन के आते थे। हाल के दिनों में रणजी ट्रॉफी क्वेश्चन नहीं बने हैं। पिछले 5 या 6 साल मुझे लगता है एक बार शायद बन के आया, एक भी बार नहीं बन के आया, ठीक, लेकिन पहले खूब बना हुआ है। तो हमको ये याद करना होगा कि रणजी ट्रॉफी इस बार फाइनल हुआ है मुंबई और विदर्भ के बीच में, जिसमें मुंबई गुड का मतलब मुंबई बना है विजेता। गुड मतलब क्या हो गया, विजेता। विजेता कौन बना है, मुंबई, और विदर्भ बनी है उपविजेता। क्रॉस मतलब उपविजेता, हार गई मुंबई। तो विदर्भ और मुंबई ये 42nd टाइम है जब आप जानते ना रणजी ट्रॉफी जीती है। 42वीं बार मुंबई ने रणजी ट्रॉफी जीता हुआ है। नेक्स्ट देखो भैया, आपको यहाँ पे विंबलडन ये तैयार करा दे रहा हूं, ठीक है, फ्रेंच ओपन तैयार करा दे रहा हूं और ऑस्ट्रेलियन ओपन तैयार करा दे रहा हूं। नाम याद कर जाना। अब देखो यहाँ पे मैंने एक ऊपर कॉलम बना दिया विजेता का, यहाँ एक कॉलम बना दिया उपविजेता का, और यहाँ पे पुरुष एकल और महिला एकल। अब ध्यान देना, यहाँ पे क्या है, फ्रेंच ओपन में, ठीक है, जो पर्सनालिटी है उनका नाम है कार्लोस अल्काराज, और यहाँ पे उपविजेता कौन है, अलेक्जेंडर, ठीक है, ज्वेरेव। महिला में कौन है, इगा स्वीटेक, और यहाँ पे कौन है, जैस्मिन पाओलिनी, ठीक है।
अब याद करने का तरीका, फ्रेंच ओपन, दिमाग में रखना फ्रेंच ओपन। अब देखो, आप कुछ भी ट्रिक्स बना सकते हो, ट्रिक्स अगर आपको पसंद ना आए तो प्लीज बुरा मत मानना। देखो फ्रेंच ओपन क्या ना, एक पर्सनालिटी है जिनका नाम, उनका नाम में है अल्का। अल्का वर्ड है, कहाँ की है? स्पेनिश की है, ठीक। और कहाँ के हैं? स्पेनिश के, सॉरी। अलेक्जेंडर ज्वेरेव, ठीक है। आप बता दो कहाँ के हैं। अब ध्यान देना, यहाँ पे एक नाम में है अल्का और दूसरे नाम में थोड़ा नाम मैच करा है ज्वेलरी से, ठीक है, या जेवर कह सकते हैं। चलो भैया जेवर कर लेते हैं, ठीक है। तो अलका हमारे यहाँ के हिसाब से थोड़ा लेडीज नाम हो गया, ठीक है, हालांकि पुरुष वाली बिरादरी के हैं। तो अलका को जेवर पसंद है, ठीक है। महिलाओं को भाई सिंपल सी बात है, जेवर तो पसंद है। अब याद करने का तरीका क्या है भाई, यहां से हमको याद हो गया कि फ्रेंच ओपन जो जिन्होंने जीता उनके नाम में अलका है और जो उपविजेता है उनके नाम में जेवर है, ठीक है। आपको कुछ नहीं ढूंढना है, अलेक्जेंडर ज्वेरेव, ठीक है, इजीली मिल जाएगा आपको। महिला में आ जाओ तो यहाँ पे महिला में क्या है? स्वीटेक है, ईगा स्वीटेक। तो स्वीटेक में स्वीट वर्ड है, ठीक है, स्वीट वर्ड, ठीक। और उपविजेता में पाओलिनी है, ठीक है। तो यहां पे पाव, बड़ा पाव गर्ल से थोड़ा सा कुछ कुछ दिमाग में रख लो, ठीक है, जस्मिन पाओलिनी या बड़ा पाव, जो भी बोल लो, ठीक है। अब क्या है कि थोड़ा सा स्वीट कर ले गर्ल से, बड़ा पाव गर्ल को मैच करा लो। तो तरीका याद करने का, फ्रेंच ओपन के पुरुष और महिला वाले इजीली दिमाग में फिट हो जाएंगे। आपको इतने नाम याद करने ना, एक एक नाम याद नहीं कर पाओगे, नाम कुछ ही याद होगा, बाकी ट्रिक्स से काम होगा। ओके, नेक्स्ट आते हैं, हम पहले ऑस्ट्रेलियन ओपन तैयार कर लेते हैं। तो ऑस्ट्रेलियन ओपन के यहाँ पे मैंने लिखा है विजेता और यहां मैंने लिखा है ऑस्ट्रेलियन ओपन का विजेता, उपविजेता। पुरुष के क्या है? तो पुरुष के जो है उनका नाम है यानिक सिनर जो कि इटली के हैं और डेनियल मेदवेदेव जो कि रशिया के हैं, ठीक, ये उपविजेता है। तो सिनर साहब क्या है? तो सिनर आपके विजेता हैं और डेनियल मेदवेदेव उपविजेता हैं। महिलाओं में फिर कौन है? आर्यना सबालेंका जो कि बेलारूस की हैं, ठीक है, और झेंग किनवेन जो कि उपविजेता है चाइना के। अब फ्रेंच ओपन, ऑस्ट्रेलियन ओपन की महिला तैयार करता हूं बहुत आराम से। देखो यहां पे क्या है? सबालेंका वर्ड है, लेंका में एक वर्ड छिपा है लंका, ठीक है। तो बेलारूस की खिलाड़ी है जिसका नाम है लंका, ठीक। उसने लंका किसकी लगा दी है? चीनियों की, ठीक है। तो इनका नाम तो पता चलता है झेंग किनवेन आराम से। तो केवल यहां पे कि इन्होंने चीनियों की लंका लगा दी है, चीनियों की लंका लगा दी। अब चीनी नाम आपको पता नहीं ना, वहाँ पे झेंग किनवेन ऐसा कौन सा नाम है, आराम से मिल जाएगा। तो कुछ ऐसे ट्रिक्स लग जाओ आप, जो कि पुरुष वाला आप कैसे याद करोगे? यानिक सिनर और डेनियल मेदवेदेव, ठीक है। सिनर साहब जो है ये विजेता है। अब लो पहले इसके बाद से हम लोग क्या जा, ठीक है, हाँ, तीनों तैयार कर लिए। अब हमारे पास बीच में कुछ छोड़ा है क्या? हाँ, ये छोड़ा हुआ है 19वां एशियाई खेल 2022, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। पहली बात क्या आती है, ये हुआ कहां पे? तो चीन में इसका आयोजन हुआ, हांगझोउ, हांगझोउ चीन में इसका आयोजन हुआ। यहां पे भारत ने टोटल 107 क्या किया अवार्ड्स के विजेता हुए हैं। भारत इसमें गोल्ड कितना है भारत का? तो 28 गोल्ड से भारत कितना पद जीता है? 107 पदक जीता है। इस 107 में कितना हमारा गोल्ड है? तो 28 कहां हुआ है? तो चीन के हांगझोउ में, चीन के हांगझोउ में। ओके, आते हैं हम लोग नेक्स्ट हमारा टॉपिक है सुल्तान अजनाल शाह कप 2024। सुल्तान अजनाल शाह कप 2024 इसको करते हैं। पहली बात, हुआ कहां? इसका आयोजन कहां हुआ? तो इस, अच्छा इंपॉर्टेंट क्यों है? आप बोलोगे सर ये क्यों इंपॉर्टेंट है? तो देख भाई इंपॉर्टेंट हो, अच्छा आप मुझे चलो यहां पे बताओ कि ये क्या हॉकी की खिलाड़ी है, मतलब कप है, HOCKY हॉकी का है, या ये आप बताओ फुटबॉल का है, या इनमें से कोई नहीं है, इन दोनों में से कोई नहीं है। ओके, हुआ क्या है? ये हुआ है इपोह मलेशिया में, इसका आयोजन किया गया है। और ये मैच चूंकि जापान वर्सेस पाक था, फाइनल मैच इसका क्या है? जापान वर्सेस पाकिस्तान था, ठीक है। तो पाकिस्तान का फाइनल में पहुंचना ही अपने आप में उपलब्धि है और पाकिस्तान इसमें गई है हार, जो कि है अच्छी बात, ठीक है। जापान इसमें हुआ है विजेता 4-1 से। पेनाल्टी शूटआउट में जापान ने 4-1 से विजय प्राप्त की है, ठीक है। तो ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि पाकिस्तान इसमें, पाकिस्तान भारत कहीं रहेगा, इंपॉर्टेंट रहेगा। जैसे पाकिस्तान को अभी UNSC के अस्थायी मेंबर्स में शामिल किया गया है, जिसमें पाकिस्तान है, ग्रीस है, 3 अदर हैं, आप चाहो तो नाम बता दो, एक पनामा है, चलो 2 का और नाम बता दो, अब ये ना कहना सर एक और बता दो, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं बैडमिंटन एशिया टीम चैंपियनशिप, इसको देखते हैं। ये भी टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। बैडमिंटन एशिया टीम चैंपियनशिप,
इसमें क्या हुआ है, भारत चैंपियन बना है और जहां तक मैं समझ पा रहा हूं भारत पहली बार बैडमिंटन एशिया टीम चैंपियन, मतलब बैडमिंटन एशिया टीम का चैंपियनशिप जीता है, यानी भारत पहली बार चैंपियन बना है। ठीक है, तो इसलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रखता है। ठीक है, मैं सही हूं इस बात के फैक्ट में। शाह आलम मलेशिया में क्या हुआ है, इसका आयोजन हुआ है। कहां पे, शाह आलम मलेशिया। भारत ने यहां पे थाईलैंड को हराया है 3-2 से। ठीक है, 3-2 से हरा के जीत लिया है। 10वां फीफा महिला विश्व कप, तो 10वां फीफा महिला विश्व कप की मेजबानी अभी दे दी गई है ब्राजील को। बाय वोटिंग ब्राजील ने जीत किया है, बम्पर जीत हासिल की है ब्राजील ने। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट बात है कि 10वां फीफा महिला विश्व कप की मेजबानी पहली बार ब्राजील कर रहा है। ठीक है, विथ वोटिंग के थ्रू इसकी मेजबानी दी गई है। 2027 वाली कौन करेगा, तो ब्राजील करेगा। ओके, यहां पे 10वां है, इसलिए ये संस्करण भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आपका है, ठीक है, एलोरा कप 2021, एलोरा कप 2021, इसको ध्यान देते हैं। ठीक है, एलोरा कप 2021 को ध्यान में रखते हैं। यह मुक्केबाजी से संबंधित है। पहली बात, एलोरा कप इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा। ठीक है, मुक्केबाजी से संबंधित है। ठीक है, भारत इसमें 2 कप जीते हैं। एक ने एक गोल्ड जीते, एक निखत जरीन ने जीते हैं, निखत जरीन। सेकंड अगर आप क्वेश्चन मार्क लगा देता हूं, सेकंड आप बता दो। ठीक है, क्या उनके नाम में मीनाक्षी है या कोई और है। ठीक है, दूसरा जरूर बताना क्योंकि पेपर में आएगा। इसके पहले बता दो, इसके पहले जब एलोरा कप हुआ था इसमें भारत ने केवल, ज्यादा मैं समझ पा रहा हूं, केवल 5 कप जीता था। ठीक है, वो भी कांस्य, गोल्ड तो था ही नहीं। तो अविस्मरणीय प्रदर्शन है, उल्लेखनीय प्रदर्शन है भैया ये। ठीक है, टोटल कितना, तो 12 टोटल जीते हमने यहाँ पे अवार्ड्स, जिसमें 2 गोल्ड है, 2 रजत है और 8 कांस्य है। हुआ कहाँ पे है, तो ये हुआ है आपका अस्ताना कजाकिस्तान में। मुक्केबाजी की से संबंधित ये प्रतियोगिता है, अस्ताना कजाकिस्तान में। अगला हमारा जो इंपॉर्टेंट है, 9वें एशियाई शीतकालीन खेल 2025 का शुभंकर अभी घोषित कर दिया गया। तो 9वां एशियाई खेल होने वाला कहाँ पे है, तो भैया चीन में। इसका आयोजन पहली बात कहाँ होने वाला है, तो इसका आयोजन आपका चीन में होने वाला है। एक फैक्ट, अभी हाल ही में बिनबिन, देखो इसके शुभंकर डिसाइड किए गए हैं। शुभंकर का नाम है बिनबिन और निनी, ये दोनों साइबेरियन टाइगर से प्रेरित हैं। जो शुभंकर हैं, इनके जो शुभंकर हैं वो बिनबिन और निनी है, जो कि साइबेरियन टाइगर से प्रेरित है। एक सॉन्ग यहाँ पे बनाया गया, इसका ऑफिशियल सॉन्ग, जो कि आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा, ड्रीम ऑफ विंटर लव एमंग एशिया। ये इसका ऑफिशियल सॉन्ग डिसाइड किया गया है। ठीक है, 9वें एशिया खेल का। तो हमारा यहाँ से खेल खत्म हो गया 17 मिनट में। अब हमारा इंपॉर्टेंट जो हमारे लिए अगला है वो है पुरस्कार। पुरस्कार में क्या है, मेजर ध्यानचंद्र खेल रत्न पुरस्कार इस बार चिराग चंद्रशेखर शेट्टी और रंकी रेड्डी सात्विक साईराज को दिया गया। एक्चुअली दोनों लोग को इसलिए दिया गया कि इनकी उपलब्धियां लगभग समान है। ठीक है, जैसे फ्रेंच ओपन बैडमिंटन खिताब पुरुष वाला इन दोनों लोगों ने जीता। भारत ने पहली बार बैडमिंटन में स्वर्ण पदक लेके, आप बताओगे कि किस टूर्नामेंट में, इन्हीं के निर्देशन में या इन्हीं मतलब ये इन्हीं के निर्देशन में, सही है। ठीक है, भारत ने पहली बार बैडमिंटन में स्वर्ण पदक जीता है इनके निर्देशन में। तो उपलब्धियां किस खेल में कमेंट करना है। ठीक है, उपलब्धियां समान है, इसके लिए मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार इन दोनों लोगों को दिया गया है। ठीक, जहां क्वेश्चन आ जाए इस बार 3-4 उपलब्धियां इनके नाम से है, ये उसमें इन दोनों पर्सनालिटी का नाम आ जाए, टिक मार दो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2024। आप पीवाईक्यू पढ़ो, बुकर प्राइज पे बताओ कभी क्या क्वेश्चन नहीं बन गया है। हर साल क्वेश्चन बन गया है, हर साल का मतलब 1-2 साल ब्रेक करो। तो कैरोस को दिया गया है, किसको, अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार कैरोस को दिया गया है। किसके द्वारा ये लिखित है, तो जेनी एरपेनबेक द्वारा कैरोस लिखी गई है। और इसको ट्रांसलेटेड किसके द्वारा किया गया है, तो माइकल हाफमैन का ये ट्रांसलेटेड वर्जन है और जेनी एरपेनबेक द्वारा ये लिखी गई है। गोल्डन मैन, अगला नेक्स्ट टॉपिक आपका है वो है गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार 2024। गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार पाने वाले आलोक शुक्ला 7वें भारतीय हैं। ठीक है, इसके पहले आप बताओ वो कौन सा भारतीय है जिन्होंने गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार जीता है। ठीक है, इनका आलोक शुक्ला का संबंध है छत्तीसगढ़ बचाओ आंदोलन के संयोजक के रूप में जाने जाते हैं। अब यहीं पे करंट अफेयर क्वेश्चन और ले लो, वो कौन सी कंट्री है, ठीक है, जिसने पर्यावरण के क्षेत्र में उल्लेखनीय कंट्रीब्यूशन करने वाले लोगों को अस्थायी वीजा देने वाली है और कितने साल के लिए देने वाली है, ये भी कमेंट करो। बहुत बढ़िया क्वेश्चन पूछा हूं मैं।
तो यानी अब आलोक शुक्ला जी अगर ट्राई करें तो शायद इनको मिल जाए वीजा। ठीक है, आलोक शुक्ला जी हैं, छत्तीसगढ़ बचाओ मूवमेंट से इनका संबंध रहा है। बढ़िया होगा कि आप लोग छत्तीसगढ़ बचाओ मूवमेंट किस साल हुआ ये अगर कमेंट कर दो, ये भी ईयर कमेंट कर दो। एक तो ईयर पूछा मेरे भाई, ठीक है, ये कमेंट कर दो। आलोक शुक्ला जी के पहले कौन पाया कर दो। तरीका सिंपल सा है, गोल्डन पर्यावरण पुरस्कार पाने वाले भारतीय सर्च करो, आंसर आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट टॉपिक, मिस वर्ल्ड 2024, मिस वर्ल्ड 2024। ठीक है, तो भैया क्रिस्टीना प्रिजस्कोवा ने जीता है, चेक गणराज्य से संबंध है, और हमको लगता है कि पहली चेक गणराज्य की लेडीज हैं जिन्होंने मिस वर्ल्ड 2024 जीता है। ठीक है, क्रिस्टीना प्रिजस्कोवा कहाँ की है, चेक गणराज्य की। चेक गणराज्य भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट हमारा है ऑस्कर अवार्ड 2024। ऑस्कर में धूम रही है इस बार ओपनहाइमर का। ठीक है, कुल 7 ऑस्कर अवार्ड ओपनहाइमर ने जीता है। किस किस एरियाज में, तो बेस्ट पिक्चर में, बेस्ट डायरेक्टर का एरिया हो, बेस्ट एक्टर का एरिया हो, बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का एरिया हो, ठीक है, आपका सिनेटोग्राफी का एरिया हो, या म्यूजिक एरिया हो, या एडिटिंग एरिया हो, इन 7 एरियाज में ओपेनहाइमर ने आपका ऑस्कर अवार्ड जीता है। अब देखो भैया, आपको क्या करना होगा, यहाँ पे मैंने क्या था, डायरेक्टर का नाम मैंने लिखा है क्रिस्टोफर नोलन, पेपर में आ सकता है। ठीक है, कि 7 ऑस्कर अवार्ड जीतने वाली ओपेनहाइमर के डायरेक्टर का नाम बताओ, तो क्रिस्टोफर नोलन। एक्टर का नाम बताओ, तो इनका नाम है किलियन मर्फी। ठीक है, किलियन मर्फी। ओके, तो क्रिस्टोफर नोलन और किलियन मर्फी, मर्फी साहब जो हैं, ठीक है, थोड़ा माफी संबंधित है, तो भैया इनका 7, ठीक है, 7 ओपेनहाइमर को ऑस्कर अवार्ड्स मिले हैं। नेक्स्ट जो हमारा है, एक भारत की पर्सनालिटी, उनका नाम है, उनको एक बहुत बढ़िया अवार्ड मिला है, मतलब मूर्तिकला, मूर्ति बनाते हैं रेत से, अंतर्राष्ट्रीय रेत मूर्तिकला चैंपियनशिप अभी उन्होंने जीती है। ठीक है, ये चैंपियनशिप हुआ कहाँ पे, रसिया में हुआ। सुदर्शन पटनायक ने जीता है। ठीक है, क्या, गोल्डन सैंड मास्टर का अवार्ड, गोल्डन सैंड मास्टर का अवार्ड जीता है सुदर्शन पटनायक जी ने। मानसिक स्वास्थ्य और तंत्रिका विज्ञान संस्थान जो कि बेंगलुरु का है, ठीक है, नाम है निमहांस। ठीक, तो क्वेश्चन आ सकता है निमहांस कहाँ लोकेटेड है, तो आंसर है बेंगलुरु में। निमहांस का फुल फॉर्म क्या है, मानसिक स्वास्थ्य और तंत्रिका विज्ञान संस्थान। इसने कौन सा अवार्ड जीता है, तो नेल्सन मंडेला पुरस्कार, नेल्सन मंडेला पुरस्कार जीता है। अब मुझे बताओ, क्या निमहांस ने अकेले नेल्सन मंडेला अवार्ड जीता है, या निमहांस के साथ कोई और भी है जिसने नेल्सन मंडेला अवार्ड जीता है? अब देखना, अंतर्राष्ट्रीय नेल्सन मंडेला दिवस हम लोग कब मनाते हैं, तो 18 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय नेल्सन मंडेला दिवस मनाते हैं। चूंकि एक भारतीय संस्थान को इस बार मिला हुआ है, तो इसके लिए हमको इस बार 18 जुलाई भी याद रखना होगा। नेक्स्ट, ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयूज एपोस्टल। ठीक है, ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयूज द एपोस्टल, ये रसिया का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। अभी रिसेंट में मोदी जी की यात्राओं का क्रम पूछ सकता है, रसिया से लौटे, फिर यूरोपियन यात्रा में निकले, जिसमें यूक्रेन, पोलैंड, फल्ला ढिमका, इसके पहले वो यूएई वगैरह गए थे। तो इन यात्राओं के क्रम के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है। आप मतलब देखो, हम लोग की सोच से ही बस आयोग खेलेगी, आप जो पढ़ रहे हो वहीं से पूछेगी, बस वहीं से गलत कराना सोचेगी। तो यात्राओं के क्रम के ऊपर इसके पहले क्वेश्चन बना भी चुकी है, तो तैयार रहना। ठीक है, तो पीएम मोदी, ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयूज द एपोस्टल पीएम नरेंद्र मोदी को मिला है, रसिया का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। रोशनी नादर जी को, जो कि HCL टेक की हमको लगता है हेड है, ये इनको मिला है सेवेरियर डी लीला लीजन डी होनूर अवार्ड, जो कि फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान का नाम ऐसे दे सकता है, क्योंकि ये आप देखो 3 सर्वोच्च नागरिक सम्मान हो गया, द एपोस्टल, एपोस्टल हो गया रशिया का, ठीक है, डी होनूर हो गया फ्रांस का, ग्याल्पो हो गया भूटान का। अवार्ड और कंट्री को मैच करा सकता है, क्योंकि तीनों नागरिक सम्मान है भैया, तीनों नागरिक सम्मान है। तो ये रोशनी नदार जी को दिया गया, यहाँ पे फिर पीएम मोदी को दिया गया। भूटान का मतलब ये सबसे बड़ा नागरिक सम्मान है। ठीक, और पहली बार किसी नॉन भूटानियन को दिया गया है, तो वो मिस्टर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी है। अगला है चमेली देवी जैन पुरस्कार। ठीक, चमेली देवी जैन पुरस्कार, बताओ चमेली देवी कौन थी, इनका संबंध ध्यान देना भारतीय स्वतंत्रता संग्राम से है या नहीं, केवल इतना कमेंट कर दो। ठीक, तो ये ध्यान देना ग्रीष्मा कुठार को दिया गया है, जो उसकी एक स्वतंत्र पत्रकार है। ठीक है, इन्होंने कवर किया है एक बहुत बड़ी घटना को बहुत ईमानदारी के साथ। ठीक है, आप बताओ क्या वो नागालैंड की हिंसा है, नागालैंड की हिंसा है। देखो जो बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं जानबूझ के होमवर्क्स देता, मुझे पता है। ठीक है,
अगर मैं इतना तैयार है तो मुझे ये भी तैयार है, लेकिन थोड़ा सा एक्टिव हो, कुछ गूगल करोगे तो चमेली देवी जैन पुरस्कार माना जाएगा। चमेली देवी मैंने बोला कि ये स्वतंत्रता सेनानी थी, आप थोड़ा देख लोगे तो मीन्स में अगर आ गया स्वतंत्रता संग्राम में महिलाओं की भूमिका, ऑप्शन में लिख दोगे, ठीक है, तो थोड़ा करोगे है कि नहीं है आप समझ जाओगे। अगला टॉपिक, अगला है पाउलुरी सुब्बाराव। पाउलुरी सुब्बाराव को दिया गया है आर्यभट्ट पुरस्कार। आर्यभट्ट का संबंध हमको पता है कि थोड़ा एरोनॉट से है, ठीक है, तो पाउलुरी सुब्बाराव पुरस्कार दिया जाता है एरोनॉटिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया यानी ASI के द्वारा, और इस बार सुब्बाराव जी को मिला है आर्यभट्ट पुरस्कार। नेक्स्ट, लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार। पहली बार इस पुरस्कार को खुद नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी को मिला, सेकेंड टाइम आशा भोंसले जी को मिला, इस टाइम KBC वाले भैया को मिला है, नाम है अमिताभ बच्चन शहंशाह, ठीक है। तो 22 का मोदी जी, 23 का आशा भोंसले जी, 24 का अमिताभ बच्चन जी, लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार। नेक्स्ट है ज्ञानपीठ पुरस्कार, 58th ज्ञानपीठ पुरस्कार। ध्यान देना, दो पर्सनालिटी को दिया गया है, एक पर्सनालिटी का नाम है जगत गुरु रामभद्राचार्य जी को। जगत गुरु रामभद्राचार्य जी को ये संस्कृत के क्षेत्र में अविस्मरणीय योगदान के लिए दिया गया, और सेकेंड टाइम ऐसा है जब संस्कृत के क्षेत्र में ये अवार्ड दिया गया। गुलजार साहब को दिया गया है, उर्दू में इनका उल्लेखनीय भूमिका है, 5th टाइम ऐसा है जब उर्दू के सेक्टर में इसको दिया गया। जगत गुरु रामभद्राचार्य जी तुलसी पीठ के चित्रकूट में संस्थापक माने जाते हैं। अष्टाध्यायी के ऊपर इन्होंने 10,000 पन्नों का टीका लिखा है। अब अष्टाध्यायी के रचयिता कौन है, पीटी में क्वेश्चन बन के आया हुआ है, तो अष्टाध्यायी के रचयिता का नाम बता दो, ठीक है। यहां भी क्या है, गुलजार साहब साहित्य अकादमी पुरस्कार 2002 में पा चुके हैं, पद्म विभूषण पा चुके 2004 में, दादा साहब फाल्के 2019 में पा चुके हैं, ठीक है। तो ये अवार्ड्स ही पा चुके हैं। जय हो के लिए ऑस्कर भी पाए हुए हैं, 2009 में जय हो के लिए गुलजार साहब ऑस्कर पाए हैं, और ग्रैमी अवार्ड पाए 2010 में, तो जय हो इनका, ठीक है, जय हो के लिए पाए हैं। अब अगला बहुत इंपॉर्टेंट पुरस्कार है, उसका नाम है किस मानवतावादी पुरस्कार। तो किसको दिया गया, तो रतन जी को। क्वेश्चन है ना कि किस मानवतावादी ठीक है पुरस्कार किसको दिया गया, तो किसको दिया गया, रतन टाटा को दिया गया। या रतन टाटा को किस प्रकार का पुरस्कार दिया गया, तो किस, ठीक है, तो इजी है, याद कर जाना। नेक्स्ट आएंगे, टाटा इस बार करेंट अफेयर के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसने मतलब AI की सेक्टर हो, सैटेलाइट का सेक्टर हो, हर जगह पे काम की भैया, बहुत बढ़िया काम किया है, ठीक है। रमन सर ने कराया भी होगा, मैं करा भी दूंगा। 69th फिल्म फेयर अवार्ड। अब बताओ क्या भारत का किसी इंडेक्स में 63 रैंक आया है क्या, ठीक है, 63 रैंक आया क्या, ये बता दो, ठीक है। और आप बता दो क्या किसी में 129 रैंक आई है, क्या भारत की कहीं 176 रैंक है, ठीक है, क्या भारत की कहीं 63 रैंक है, ये सब रैंक है। आप अगर बताओगे कहां पे है तो बहुत अच्छा बात है, ओके, तो ये जरूर बताना, ठीक है। 69th फिल्म फेयर अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता कौन बने, तो रणबीर कपूर। ये मैं अभी कई सारे इंडेक्स आपको रैंकिंग के साथ देखो नीचे कराने वाला हूं, ओके, हो जाएगा। तो 69th फिल्म फेयर अवार्ड किसको मिला, तो भैया ये रणबीर कपूर को मिला। किस मूवी के लिए, तो एनिमल मूवी के इनके रोल के लिए, ठीक है। अगला है सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड किसको मिला, तो 12वीं फेल के लिए, 12वीं फेल को मिला। 12वीं फेल के जो डायरेक्टर हैं तो विदु विनोद चोपड़ा जी, ठीक है, ये सर्वश्रेष्ठ निर्देशक हैं। अब आज ये हमारा जो टॉपिक है वो है डेज। डेज में देखो मैंने हर महीने के दो इंपॉर्टेंट डेज लिए हैं, हर महीने के दो इंपॉर्टेंट डेज। तो पहले चूंकि भी स्टार्ट से कर देख लेते हैं। 5 जून, ठीक है, यहाँ पे 8 जून, अच्छा जून का थोड़ा सा ज़्यादा ले लिया हूँ मैं, ठीक। 5 जून को हम लोग मनाते हैं। अच्छा, मैंने डेज के साथ उसकी थीम्स ले लिया है, और थीम्स हमको पता है, थीम्स में 2 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो रेडी रहना अपने को, थीम को एटलीस्ट रीड करो, थीम को छोड़ो मत, थीम्स की कुछ टर्म्स पकड़ो, अपने दिमाग में रखो। तो 5 जून को मनाते हैं विश्व पर्यावरण दिवस, और थीम क्या है, लैंड रिस्टोरेशन, ठीक है, डिजर्टिफिकेशन एंड ड्रॉथ, और कुछ रिसाइलेंस लिखा हुआ है, ठीक है। तो मतलब ये यहाँ पे ध्यान रखना कि यहाँ पे कुछ लैंड रिस्टोरेशन के बारे में, कुछ डिजर्टिफिकेशन, ठीक है, और सूखा, ये कुछ ऐसे टर्म्स हैं जो विश्व पर्यावरण दिवस की थीम में मौजूद थे 5 जून को,
ओके 5 जून को, 5 जून को एक और घटना हुई है, कुछ तो मोदी जी ने अनाउंस किया 5 जून को, दिमाग से उतर रहा है। 5 जून को एक बड़ी घटना है, वो डेट मुझे लग रहा है आ सकता है। अच्छा एक करेंट अफेयर का क्वेश्चन और बताओ आप लोग। एक सेकेंड सोचने दो थोड़ा सा भाई। सीएए को हमको पता है, सीएए कब आई थी, तो 2019 आप सबको पता होगा, और अभी इसको फेब 2024 को इसको लागू कर दिया गया। अब बताओ एग्जैक्ट डेट बताओ, 10 फरवरी, 11 फरवरी, 10 मार्च, 11 मार्च 2024, 2024, 2024, चारों ऑप्शन में कब लागू किया गया एग्जैक्ट डेट। 10, 11 फरवरी रख दिया, मार्च रख दिया, ठीक है बताओ। 8 जून को हम लोग मनाते हैं विश्व सागर दिवस, ठीक है। 8 जून को हम लोग क्या मनाते हैं, सागर दिवस। अभी सागर, हिंद महासागर के संरक्षण के लिए हमने, हमारे यहाँ 2 वैश्विक पहल चली है। एक को हम लोग कहते हैं क्वाड, क्वाड में यूएसए शामिल है, इंडिया शामिल है, ऑस्ट्रेलिया शामिल है, और बताओ चौथी कंट्री कौन सी शामिल है। इसके एक को अभी बना है स्क्वाड, स्क्वाड बनी एक, स्क्वाड में कौन कौन सी कंट्री शामिल है, भारत नहीं शामिल है, ठीक है। तो अवेक न्यू डेप्थ, अवेक न्यू डेप्थ इंपॉर्टेंट है। विश्व की सबसे गहरी मूंगा की खोज की गई, मूंगा चट्टान की, आप चाहो तो कमेंट करके बताओ, ठीक। 14 जून को, ये वेरी इंपॉर्टेंट, 14 जून वाला फैक्ट ये वेरी इंपॉर्टेंट है। रीजन क्या है, वर्ल्ड ब्लड डोनर डे मनाया जाता है, ये रीजन नहीं है। 14 जून को वर्ल्ड ब्लड डोनर डे मनाया जाता है, ये इंपॉर्टेंट इसलिए नहीं, इसको स्टार्ट किया हो गया 20 ईयर, चूंकि स्टार्ट किए हो गए 20 साल, तो बोला गया थैंक यू, 20 ईयर सेलिब्रेटिंग गिविंग थैंक यू ब्लड डोनर्स, ये थीम है। इसके यहाँ से 20 जून को हम लोग रिफ्यूजीज डे मनाते हैं। सर्वाधिक रिफ्यूज, बताओ कि प्रवासी कहाँ पे स्थित हैं, ये अपडेटेड करेंट अफेयर है, पेपर में बन के भी आया है, यूएसए में, ठीक है, यूएसए में स्थित है। थीम क्या है, एवरीवन इज वेलकम, एवरीवन इज वेलकम, ठीक, ये थीम है। अब बात करते हैं हम लोग 11 जुलाई को क्या मनाया जाता है। 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस, विश्व जनसंख्या दिवस, किसी को पीछे ना छोड़ना, सबकी गिनती करना, ये विश्व जनसंख्या दिवस की थीम है। यहीं से आप बताओ पहली बार जनगणना, पहली बार जनगणना कब की गई, ठीक है, नियमित जनगणना कब और किसके द्वारा की गई। थर्ड क्वेश्चन आप यहीं से ले लो कि भैया स्वतंत्रता पूर्व हमारे आजाद होने के पहले कुल कितनी जनगणना हो चुकी थी, कुल कितनी जनगणना हो चुकी थी, ये कमेंट बॉक्स में बताओ आप लोग। बाकी 8 मई को वर्ल्ड रेड क्रॉस डे मनाते हैं, ठीक है। अच्छा ये जो थीम है ये सब यूनाइटेड नेशन के हिसाब से, इस थीम में थोड़ा अंतर है, ठीक है। यूनाइटेड नेशन की सब जो थीम है उसका जो थीम है वो है आई गिव विद जॉय एंड द जॉय आई गिव इज अ रिवॉर्ड, ठीक, ये थीम था। 23 मई को हम लोग मनाते हैं कछुआ दिवस, विश्व कछुआ दिवस, लेट्स पार्टी। अब यह कछुआ दिवस के दिन थीम क्यों रखा गया लेट्स पार्टी, ये मुझे समझ कि कछुआ तो भाई ठीक है पार्टी का कुछ, और हमारे लिए मतलब कछुआ भाई जाहिर सी बात है बहुत ही रिलीजियस इंपॉर्टेंस रखता है, घर के लिए बहुत शुभ माना जाता है, ठीक, तो लेकिन पार्टी, लेट्स पार्टी टर्म्स है 23 मई को। आते हैं हम लोग नेक्स्ट 22 अप्रैल, थोड़ा सा अब PDF तिरछा हो गया, कोई बात नहीं है। 22 अप्रैल को हम मनाते हैं पृथ्वी दिवस। पृथ्वी क्या है, अब बताओ ग्रह है कि नहीं है, ठीक है। तो ग्रह बनाम प्लास्टिक, भाई हो क्या रहा है, इन्वायरमेंट बहुत पोल्यूटेड हो रहा है, प्लास्टिक्स के यूज बन गए हैं, सिंगल यूज प्लास्टिक पे बैन किया जाता है फिर भी लोग नहीं मानते हैं, ठीक है। तो ग्रह बनाम प्लास्टिक थीम है, 22 अप्रैल को मनाई जाती है। अब बताओ पृथ्वी से छोटा और पृथ्वी से जस्ट बड़ा एंड बड़ा, जस्ट तुरंत बड़ा ग्रह कौन सा है, तुरंत छोटा और तुरंत बड़ा। पहला, पृथ्वी की भगिनी ग्रह किसे कहते हैं, पृथ्वी की भगिनी ग्रह किसे कहते हैं। थर्ड बताओ आप लोग, लाल ग्रह किसे कहते हैं, लाल ग्रह किसे कहते हैं, आप ही बताओ। फोर्थ चलो क्वेश्चन बताओ आप लोग कि पृथ्वी के समान किस ग्रह पर जीवन की, ठीक है, जीवन की उम्मीद की जाती है कि जीवन विद्यमान होगा। आप अगला बताओ, डिमोस एंड फिबोस ही ना, फिबोस या फिबोस है कुछ, ठीक है, किसके सैटेलाइट्स हैं,
अगला क्वेश्चन बताओ कि वो कौन से 2 ग्रह हैं जिनके पास नो सैटेलाइट, एक भी सैटेलाइट नहीं है। अगला क्वेश्चन बताओ कि वो कौन सा ग्रह है जिसके पास मैक्स सैटेलाइट है। ठीक है, ऑप्शन दे देता हूं यहां पे, शनि है या बृहस्पति है। रेड ग्रह हम लोग कहते हैं मंगल को, नो सैटेलाइट बुध और शुक्र हैं, डिमोस फिवोस ये मंगल के ही उपग्रह हैं। ठीक है, बाकी आप बता दो, ओके। आ जाओ भैया, विश्व विरासत दिवस, विविधता की खोज करें और अनुभव करें। विश्व विरासत दिवस की थीम है कि भाई विरासत क्या है, भाई विविधता यहाँ पे बहुत ज़्यादा, तो भाई एक बार खोजो, संरक्षण करो, ठीक है, और मजा करो। नेक्स्ट है 24 मार्च की थीम है विश्व क्षय रोग दिवस। ठीक है, क्षय रोग दिवस। अभी हाल ही में किस देश को क्षय रोग से मुक्त घोषित किया गया, पहला क्वेश्चन, या किन किन देशों को मुक्त घोषित किया गया, क्वेश्चन। सेकेंड नंबर क्वेश्चन, क्या भारत इससे मुक्त है, नहीं मुक्त है तो हमारा टारगेट क्या है, कब तक हमारा टारगेट है कि भारत को हम लोग क्षय रोग से मुक्त करा लेंगे। तो 24 मार्च को मनाते हैं। हाँ, हम टीबी को खत्म कर सकते हैं। 3 साल अगर किसी देश में टीबी के नए केसेस रिकॉर्ड नहीं किए गए तो माना जाता है कि भैया मतलब कोई दिक्कत नहीं है, अब टीबी की कोई डर नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट 20 मार्च को मनाया जाता है विश्व गौरैया दिवस। 20 मार्च को क्या मनाया जाता है, विश्व गौरैया दिवस। इसकी थीम है गौरैया उन्हें एक ट्वीट का मौका दे, गौरैया उन्हें एक ट्वीट मौका दे, मुझे गौरैया से प्यार है, ये थीम थी। तो ये वाला इंपॉर्टेंट है कि समझ रहा कि ट्वीट वूट समथिंग बात है और मुझे गौरैया से प्यार है। ठीक, ये थीम है विश्व गौरैया दिवस, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। विश्व गौरैया दिवस के बारे में इसके पहले पीवाईक्यू में क्वेश्चन बना हुआ भी है। ठीक है, इसके पहले हम लोग मनाते हैं अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाते हैं और इस बार की थीम कहती है कि इन्वेस्टमेंट इन वुमेन्स, कि अगर हम वुमेन्स में इन्वेस्टमेंट करें तो एक्सेलरेट प्रोग्रेस, जो प्रोग्रेस है वो एक्सेलरेट कर जाएगा, वो बहुत तेजी से बढ़ जाएगा। ठीक है, यानी बहुत तेज से विकास और समृद्धि हासिल हो सकती है। तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की थीम है इन्वेस्टमेंट इन वुमेन एक्सेलरेट प्रोग्रेस। 8 मार्च को ये मनाया जाता है। अब कुछ क्वेश्चन बता दो फिर यहां से, करेंट अफेयर में मतलब होमवर्क तो बनता है। आप बताओ, अभी नई गठित लोकसभा में कुल कितनी वुमेन्स जीती हैं, पहला क्वेश्चन। कुल कितनी वुमेन्स को कैबिनेट मिनिस्टर बनाया गया है, तो बता देता हूं आपको 7 वुमेन को, 7 महिलाएं को कैबिनेट मिनिस्टर बनाया गया है। और जब आप बताओगे कि इतनी महिलाओं को जिताया गया है तो आपको यह भी बताना होगा पिछली बार से कम है या ज्यादा, कितना, और किस पार्टी से सर्वाधिक वुमेन्स है। ये सब क्वेश्चन बनेगा। आप उसको भी पता है कि आप लोकसभा के इस बार इलेक्शन से क्या क्या याद किया हो, वो यही बनाएंगे, क्योंकि कट ऑफ रखना है, बिलो 90 टारगेट होगा। टारगेट 90 बिलो रहेगा तो अधिक से अधिक 91-92 जाएगा। ठीक है, क्योंकि इस बार 95 चला गया तो उनको भी पता है भाई। अब देखो, हिप्पो वाले में थीम है हिप्पो, स्वयं से ऊपर से। अभी मैंने कछुआ का याद करा, इधर हिप्पो लिखा है 15 फरवरी को। वेटलैंड डे कोई ऐसा कहेगा भैया कि नहीं, इंपॉर्टेंट है। विश्व आर्द्रभूमि दिवस, वेटलैंड एंड ह्यूमन वेलबींग इसकी थीम है। ठीक है, 2 फरवरी को। ठीक है, वेटलैंड हमको होता है कि हम लोग एक रामसर साइट होती है, ठीक है, जो कि ईरान में स्थित है। राइमर साइट लिख दिया मैं, रामसर साइट होती है। रामसर साइट में इस वेटलैंड को हमको पता है, हम लोग नामित करते हैं। टोटल वेटलैंड आप बता दो कुल कितनी वेटलैंड है हमारे यहाँ, क्या 85 है या 82 है या 90 है। ठीक, होमवर्क। भारत में सर्वाधिक वेटलैंड किस राज्य में स्थित है, यूपी, तमिलनाडु या इनमें से कोई नहीं। ये सब क्वेश्चंस हैं। हाल ही में बिहार की वो कौन सी 2 वेटलैंड्स हैं, मतलब हैं जिनको शामिल किया गया वेटलैंड लिस्ट में। ठीक है, ये सब कमेंट बॉक्स में कमेंट करना आपको। ठीक है, बहुत जरूरी है। नेक्स्ट है प्रवासी भारतीय दिवस। ठीक है, हमारे यहाँ से हमारी डायस्पोरा उधर है। रेमिटेंसेस के ऊपर याद करो, रेमिटेंस, भारत का सर्वाधिक रेमिटेंस प्राप्त करता देश है। ठीक, क्वेश्चन बन गया था ना, तो भैया उनके सम्मान में आपको 9 जनवरी को प्रवासी दिवस मनाना पड़ेगा। डायस्पोरा रिलायबल पार्टनर्स फॉर इंडिया प्रोग्रेस इन अमृतकाल, अमृतकाल का ड्यूरेशन चला ना ये @75। ठीक है, तो अमृतकाल का ड्यूरेशन ये चल रहा है, तो भैया ये थीम है। अगला क्या है, 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस, वोट किए इस बार, तो 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाते हैं हम लोग। और थीम क्या है, नथिंग लाइक वोटिंग, वोटिंग जैसा कुछ नहीं है। आई वोट फॉर श्योर,
ठीक है। तो अगला है 15 जनवरी को हम लोग भारतीय सेना दिवस मनाते हैं, ठीक है, और राष्ट्र की सेवा में इसकी थीम है। अब तो थल सेना के अध्यक्ष और नौसेना के अध्यक्ष अभी चुने गए हैं, उनका नाम क्या है, आप लोग कमेंट कर दो। अब यहाँ पे 3 और इंपॉर्टेंट डेट है। 25 मई को अभी पहली बार वर्ल्ड फुटबॉल डे मनाया जा रहा है, क्योंकि 100वां साल पूरा हो रहा है। पहली बार वर्ल्ड फुटबॉल डे 25 मई को मनाया जा रहा है, ये याद करना है। वर्ष 2024 घोषित किया गया है अंतर्राष्ट्रीय कैमलिट्स ईयर, इंटरनेशनल कैमलिट्स ईयर नामित किया गया है वर्ष 2024 को, और वर्ष 2025 को अंतर्राष्ट्रीय क्वांटम और प्रौद्योगिकी वर्ष के रूप में नामित किया गया है 2025 को। पीवाईक्यूज देखो, ये सब क्वेश्चंस बन के आए। अगला हमारा टॉपिक है, वो टॉपिक हमारा है ये, ठीक है, सूचकांक देखेंगे, सूचकांक। ओके, सूचकांक को समझते हैं। सूचकांक में क्या क्या बातें बोल रही है, यहां पे देखो, एक पहला नंबर टॉपिक हमने लैंगिक असमानता सूचकांक तैयार किया है, दूसरा यूएनएसडीआर, तीसरा वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक, चौथा ग्लोबल पीस इंडेक्स, पांचवा लैंगिक समानता सूचकांक, छठवां वर्ल्ड हैप्पीनेस सूचकांक, सातवां ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स और आठवां पर्यावरण सूचकांक। अभी पहले ये 8 तैयार करो, एटलीस्ट ये सबसे इंपॉर्टेंट है, जिसको है और भी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब देखो क्या किया मैं, एक तरफ सूचकांक को जारी करने वाली संस्था का एक कॉलम बना दिया हूं, उसमें भारत की क्या पोजीशन है या कोई फैक्ट इंपॉर्टेंट है कि कहीं स्कोर लिखा हो, कहीं भारत ने कुछ सुधार किया हो, पेपर में आ जाए वो, या पे टॉप रैंकर्स कौन है और टॉप रैंकर से संबंधित कोई इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है तो वो, ठीक है, समझ गए कॉलम। तो लैंगिक असमानता सूचकांक, लैंगिक असमानता सूचकांक ये यूएनडीपी के द्वारा जारी किया जाता है, ठीक है, यूएनडीपी के द्वारा जारी किया जाता है। इसमें रैंक कितनी है, 108th रैंक है, ठीक है, 108th रैंक है। टॉप कंट्री मैंने बोल दिया भाई, कमेंट करके बताओ, होमवर्क है, होमवर्क है। यूएनएसडीआर 2024, यूएनएसडीआर 20, एसडीआर का मतलब मुझे लगता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट, यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट। अब ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट बहुत सारी बात बोलती है कि कोई भी कंट्री टारगेट पा नहीं रहा है, ये वो बहुत सारी बात बोली है, वो तो हम लोग थियरी में देखे हैं। एसएसडीएन सतत विकास समाधान नेटवर्क के द्वारा ये जारी किया जाता है, ठीक है। रैंक भारत कितनी है, 109, तो 108 रैंक कहां पे है, लैंगिक असमानता सूचकांक में, लैंगिक असमानता और जेंडर गैप, मतलब लैंगिक समानता हमको पता है कि आपकी सतत विकास में भी सामने 17 सस्टेनेबल गोल्स है, 2030 तक पाना है हमको, ये सब हमको पता है। एसडीजी आपको 17 याद रहनी चाहिए, ठीक है, ये दिमाग रखना है, एसडीजी 17 याद रहनी चाहिए। तो 108 है इसमें और 109 है यूएनएसडीआर में। फर्स्ट रैंक पे कौन है, फिनलैंड। आप नॉर्मली जो कंट्रीज देखोगे वो नॉर्डिक कंट्रीज होंगी, नॉर्मली टॉप पे फिनलैंड, स्वीडन, डेनमार्क, टॉप 3 कंट्रीज हैं। वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक, मतलब ऊर्जा का जो ट्रांजिशन हो रहा है वो, तो ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा जारी किया जाता है, ठीक है। रैंक भारत की कितनी है, 63, 3 दूना 6, तो 3 दूना 6 यानी अब देखो 3 6, तो क्या हो रहा है, बदल रहा है, ट्रांसफॉर्म हो रहा है, 6 3 में कन्वर्ट हो रहा है, ऐसा कुछ आधा कन्वर्ट हो रहा है या आधा घट रहा, आधा बढ़ा, कुछ भी ऐसा कुछ करके दिमाग में जाओ, तो थोड़ा सा आपको ये संक्रमण यानी जो ट्रांजिशन है वो दिमाग में आ जाएगा, ठीक है, दिमाग रखना। तो रैंक 63 है, 4 पायदान की हमने पिछली बार से सुधार दर्ज किया है, यानी पहले हमारी 67th रैंक रहेगी। टॉप कंट्रीज कौन सी हैं, तो टॉप कंट्री है स्वीडन, डेनमार्क एंड फिनलैंड, स्वीडन, डेनमार्क एंड फिनलैंड। नेक्स्ट हमारा क्या है, ग्लोबल पीस इंडेक्स, नेक्स्ट हमारा ग्लोबल पीस इंडेक्स, इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस आईईपी के द्वारा इसको जारी किया गया, ग्लोबल पीस इंडेक्स को। भारत की रैंकिंग है 116, ठीक है। टॉप 3 कंट्रीज कौन सी हैं, तो आखिरी कंट्री पीस में, ठीक है, पीस कंट्रीज कौन सी है, जहां पे जिस कंट्री में पीस रखा वो बुलाएगा आ जा हमारे यहाँ, तो 3 कंट्री कहती हैं हमारे यहाँ आ जा, आ 3 बार, मतलब 3 से ज्यादा बार चिरौरी नहीं करेंगे आने के लिए। तो एक आ से है आइसलैंड, दूसरा है आयरलैंड और तीसरा है ऑस्ट्रिया। तो आखिरी मैंने लिखा है, तो आखिरी ट्रिक कहां पे है, ग्लोबल पीस इंडेक्स में है, आईईपी इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस के द्वारा ये जारी किया जाता है। भारत की रैंक जो 116 है 2024 में, ये कहती है इंडेक्स कि वैश्विक स्तर पर, भारतीय स्तर की बात नहीं कर रहे, ग्लोबल पीस इंडेक्स में 0.56% की गिरावट हुई है। हमको पता है इतने वार चल रहे हैं
तो पीस तो बिगड़ेगा ही बिगड़ेगा। नेक्स्ट आओ, लैंगिक समानता सूचकांक, ध्यान देना, लैंगिक समानता सूचकांक, यहाँ पे क्या था, लैंगिक असमानता सूचकांक, ठीक है, और ये क्या है, लैंगिक समानता सूचकांक। WEF यानी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा जारी किया जाता है। रैंक कितनी भारत की है, 129, 129वीं रैंक आई है। 2 स्थान भारत नीचे गया, यानी पहले 127वीं रैंक रहेगी। अब क्या कर देगा, क्वेश्चन दे देगा, लैंगिक समानता सूचकांक WEF के द्वारा जारी किया जाता है। हाल ही में भारत ने 2 पायदान की सुधार करते हुए 127वीं रैंक प्राप्त की। आप कर लो ये गलत, 129 याद करना है, ठीक है, 129 याद करना है। अभी मैंने ऊपर पूछा ना कि किसकी कितनी रैंक है, ठीक है, एक जगह पूछा था कहीं, ठीक। अच्छा, तो ये हो गया 129। 2 स्थान क्या हुआ, भारत नीचे गया है। टॉप 3 कंट्रीज कौन है, आइसलैंड, फिनलैंड और नॉर्वे। पिछले वर्ष की तुलना में असमानता में 0.1% की कमी हुई है, यानी असमानता में कमी हुई है। ओके, असमानता कभी कमी कम होगी तो समानता बढ़ेगी, सीधी बात है। अगला क्या कह रहा है, हैप्पीनेस इंडेक्स, SSDN के द्वारा हैप्पीनेस इंडेक्स जारी किया था, यानी सतत विकास समाधान नेटवर्क के द्वारा। भारत की रैंक कितनी है, 126। ऊपर रैंक कितनी थी, लैंगिक समानता सूचकांक में 129। तो भैया जब लैंगिक समानता नहीं रहेगी तो हैप्पीनेस भी कहाँ रहेगी, आधी तो जनरेशन खुशी नहीं रहेगी, तो इसलिए रैंक भी लगभग सेम आया है। एक जगह समानता में 129 तो खुशी में 126। टॉप 3 कंट्रीज कौन सी हैं, तो फिनलैंड, डेनमार्क, आइसलैंड, टॉप 3 कंट्री। भाई ऊपर भी अच्छी परफॉर्मेंस है तो नीचे भी अच्छी परफॉर्मेंस है। 2022 से इसमें 10 अंक का सुधार हुआ, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। यानी भारत का 2022 में रैंकिंग रहा 136, ठीक है। नेक्स्ट, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स रिपोर्ट 2023 एंड 4, UNDP के द्वारा ये इंडेक्स जारी किया जाता है, ठीक है, UNDP के द्वारा ये इंडेक्स जारी किया जाता है, ठीक है। अच्छा, कल एक दिन क्वेश्चन मैं पूछा था, देख लो, बोले कि सर ये UN, अच्छा चलो अब बताओ किसके द्वारा जारी किया जाता है, UNEP या UNDP, ठीक है। अक्सर आप UNDP में फंसोगे, ठीक है। शीर्षक, किस शीर्षक से, तो ब्रेकिंग द ग्रिडलॉक शीर्षक से जारी किया जाता है। भारत की रैंक कितनी है, 134, भारत की रैंक कितनी है, 134। स्विट्जरलैंड, नॉर्वे और आइसलैंड टॉप 3 कंट्रीज हैं। इसमें स्कोर कितना है, देखो इसमें स्कोर होता है 0 to 1 के बीच में, ठीक, 0 to 1 के बीच में। भारत का स्कोर है 0.644, ये भारत की रैंकिंग है। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक, ठीक है, जो कि येल विश्वविद्यालय और कोलंबिया यूनिवर्सिटी के द्वारा जारी किया जाता है, यानी आपको याद करना है येल और कोलंबिया, इसका इनका नाम बहुत बड़ा सा है तो शॉर्ट में करो येल कोलंबिया। रैंक कितनी है भारत की, 176, 176। और एस्टोनिया इसमें क्या है, टॉप रैंक पे है, एस्टोनिया टॉप रैंक पे है। इसने 59% ग्रीन हाउस गैस में गिरावट करके ये उपलब्धि हासिल की है, 59% गिरावट की है ग्रीन हाउस गैस में। अब यहीं से आप बताओ N2O, यहीं पे मैं कहीं लिख दूँ, कई जगह है, यहाँ जगह है, N2O में कि सर्वश्रेष्ठ उत्सर्जन में रैंक 2 पे है भारत, अभी की इंडेक्स आई है, दूसरी स्थान इसके उत्सर्जन में भारत का है, रैंक 2 इंडिया का है। फर्स्ट रैंक पे कौन सी कंट्री है, 11% वर्ल्ड का जो उत्सर्जन है N2O का वो हम करते हैं, ठीक है। जो फर्स्ट रैंक पे वर्ल्ड का 16% उत्सर्जन करता है और हमारा पड़ोसी उसका नाम है चाइना। उम्मीद करेंगे ये क्लासेस आपको समझ में आ गई होंगी, बढ़िया लगेंगी। इसमें तो शॉर्ट वीडियोस मैंने बना ही दिया था। भगवान मतलब ये अशोक की धर्म यात्राओं का क्रम पेपर में आता है, कई जगहों पे गलत लिखा था तो शॉर्ट्स मैंने बना दिया, वहाँ पे आप देख लेना। उम्मीद करेंगे वीडियो आपको अच्छी लगी हो, अपनी तरफ से फुल एफर्ट था, उम्मीद क्या बढ़िया लगी होगी। तो प्लीज़ एक प्यारा सा कमेंट बॉक्स के नीचे कर देना कि कैसी लगी। करेंट अफेयर की फुल रिविजन विथ आई दृष्टि हम लोग 22 तारीख के करीब में स्टार्ट करेंगे। तब तक आप लोग अपने सभी दोस्तों को, ठीक है, आई दृष्टि के लिए जोड़ते चलिए जल्दी, ताकि फैमिली जितनी बड़ी हो जाए बढ़िया रहेगा, ठीक है। ओपन टेस्ट जरूर दीजिए और करेंट अफेयर कभी एक बार नहीं पढ़ना है, मिनिमम 4 to 5 टाइम। फिर तो रण जो है ना वो विजय कर चुके हो, यानी आप रण विजय बन चुके हो। जय हिंद।